हाय एस्पायरेंट्स, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और ये स्टडी भी अच्छे से चल रहा होगा। आज हम कांग्रेस के बारे में जानेंगे। यही कांग्रेस जिससे संबंधित वर्तमान में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हैं। यह कांग्रेस का स्थापना का क्या कारण रहा है और इसमें महत्वपूर्ण अधिवेशन कब कब हुआ है और इससे संबंधित क्या मत विवाद एवं सिद्धांत है। तो शुरू करते हैं इसके भूमिका के बारे में। सबसे पहले कि आखिर कांग्रेस का स्थापना कैसे हुआ। तो ब्रिटिश शासन से पूर्व भारत आर्थिक दृष्टि से एक महत आत्मनिर्भर राष्ट्र था, किंतु ब्रिटिश शासन की स्थापना और उनकी आर्थिक नीतियों के कारण भारत की आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई। परिणामतः आर्थिक बदहाली के कारण भारत की जनता में भयंकर असंतोष पनपा, जो समय समय पर विभिन्न आंदोलनों के माध्यम से दिखने लगा था। हालांकि अभी तक जो आंदोलन हुए उनमें राजनीतिक सहभागिता या राजनीतिक हिस्सेदारी की मांग नगण्य ही थी। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के साथ इस अंतराल को पाटने की एक शुरुआत की गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के साथ छोटे पैमाने पर ही सही, लेकिन संगठित रूप से विदेशी शासन के भारत की मुक्ति का संघर्ष प्रारंभ हो गया। राष्ट्रीय कांग्रेस राजनीतिक चेतना प्राप्त भारतीयों की इस आकांक्षा का प्रतिनिधित्व करती थी कि उनकी आर्थिक और राजनीतिक प्रगति के लिए कार्यरत एक राजनीतिक संगठन बनाया जाए। यह संस्था अखिल भारतीय स्तर पर राष्ट्रवाद की पहले सुनियोजित अभिव्यक्ति थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज ICS अधिकारी एओ ह्यूम द्वारा दिसंबर 1885 ईस्वी में की गई। इसका प्रथम अधिवेशन पुणे में आयोजित किया जाना था, लेकिन उस समय पुणे में प्लेग फैल जाने के कारण यह अधिवेशन बम्बई में आयोजित किया गया। इसका प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बम्बई के ग्वालियर टैंक स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ। प्रारंभ में भारतीय राष्ट्रीय संघ रखा गया था इसका नाम, लेकिन बाद में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इनका नाम बदल करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। कांग्रेस से संबंधित विवाद, मत एवं सिद्धांत। विभिन्न इतिहासकारों के बीच मतभेद है कि कांग्रेस की स्थापना के पीछे वह दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति थी जिससे भारतीय जन में पनपे असंतोष व विद्रोह की भावना को नियंत्रित किया जा सके। उसका मानना है कि तत्कालीन वायसराय लॉर्ड डफरिन, जिसका शासनकाल 1884 से 1888 तक था, के परामर्श पर एओ ह्यूम ने इस संगठन को जन्म दिया। सेफ्टी वाल्व सिद्धांत भी एक प्रचलित है। सेफ्टी वाल्व सिद्धांत के मतानुसार डफरिन के निर्देश पर ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना उस उद्देश्य से की थी कि 1857 की क्रांति की विफलता के बाद भारतीय जनता में पनपता असंतोष किसी भी रूप में उग्र रूप धारण न करे और असंतोष के इस वाष्प को बिना खतरे के कांग्रेस रूपी सुरक्षा वाल्व यानी सेफ्टी वाल्व से बाहर निकाला जा सके। सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत लाला लाजपत राय ने यंग इंडिया में प्रकाशित अपने एक लेख में दिया था। लाला लाजपत राय के अनुसार ह्यूम को इस बात का विश्वास हो चला था कि भारत में शीघ्र ही भयंकर विस्फोट होने की संभावना है, जिससे ब्रिटेन का भारतीय साम्राज्य विनष्ट हो जाएगा। उन्होंने अपने यंग इंडिया में एक लेख में कांग्रेस को डफरिन के दिमाग की उपज बताया। इसके बाद अपनी बात आगे बढ़ाते हुए उन्होंने लिखा है कि कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य राजनीतिक आज़ादी हासिल करने से कहीं ज़्यादा यह था कि उस समय ब्रिटिश साम्राज्य पर आसन्न खतरों से उसे बचाया जा सके। कांग्रेस के लिए ब्रिटिश साम्राज्य के हित पहले स्थान पर थे और भारत के हित दूसरे स्थान पर। कोई यह भी नहीं कह सकता है कि कांग्रेस अपने उस आदर्श यानी अंग्रेजी साम्राज्य के प्रति निष्ठा के प्रति ईमानदार नहीं थी। सेफ्टी वाल्व सिद्धांत के प्रत्युत्तर में
कांग्रेस के आरंभिक नेताओं ने कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. ह्यूम का तनित चालक के रूप में प्रयोग किया। इसके आगे हम देखते हैं कांग्रेस से संबंधित इसके महत्वपूर्ण सत्र कब कब हुए हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दिसंबर 1885 ईस्वी में बॉम्बे में की गई थी, 28 दिसंबर 1885 को। इसके प्रारंभिक नेतृत्वकर्ता में दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, रोमेश चंद्र दत्त, एस. सुब्रमण्यम अय्यर आदि शामिल थे। प्रारंभ में इसके कई नेतृत्वकर्ता बम्बई और कलकत्ता से संबंधित थे। एक सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी ए.ओ. ह्यूम ने विभिन्न क्षेत्रों के भारतीयों को एक साथ लाने में भूमिका निभाई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया को बढ़ावा देने की दिशा में एक प्रयास था। देश के सभी क्षेत्रों तक पहुंच स्थापित करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में कांग्रेस के सत्र आयोजित करने का निर्णय लिया गया। अधिवेशन का अध्यक्ष उसी क्षेत्र से चुना जाता था जहां की कांग्रेस के अधिवेशन का आयोजन किया जा रहा हो। इसके विभिन्न सत्र देखें तो पहला अधिवेशन 1885 में बॉम्बे में आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता डब्ल्यू.सी. बनर्जी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट दूसरा अधिवेशन वर्ष 1886 ईस्वी में कलकत्ता में आयोजित किया गया था, जिसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। तीसरा सत्र 1887 ईस्वी में मद्रास में आयोजित किया गया। इसके अध्यक्ष सैयद बदरुद्दीन तैयब जी थे। यह पहले मुस्लिम कांग्रेस अध्यक्ष थे। चौथा अध्यक्ष 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में आयोजित हुआ। इसके अध्यक्ष जॉर्ज यूल थे। ये पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। और 1896 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था कांग्रेस अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता रहीमतुल्लाह सयानी के द्वारा किया गया था और रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम इसी अधिवेशन में गाया गया था। नेक्स्ट है 1899 ईस्वी लखनऊ में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता रमेश चंद्र दत्त के द्वारा किया गया। इसमें भू राजस्व के अस्थायी निर्धारण की मांग की गई। 1901 कलकत्ता के अध्यक्ष थे दिनसॉ ई वाचा। दिनसॉ ई वाचा पहली बार गांधी जी इसी कांग्रेस के इसी मंच पर दिखाई दिए। 1901 का कलकत्ता अधिवेशन में ही गांधी जी पहली बार कांग्रेस के मंच पर दिखाई दिए थे। वर्ष 1905 में अधिवेशन बनारस में हुआ था। इसके अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले थे। सरकार के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई थी। इसमें 1906 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया। इसमें 4 प्रस्तावों को अपनाया गया: स्वराज, बहिष्कार आंदोलन, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा। इसके आगे 1907 ईस्वी में सूरत में कांग्रेस की अध्यक्षता होती है। इसके अध्यक्ष रासबिहारी घोष हैं। कांग्रेस का इसमें विभाजन हो जाता है, एक नरमपंथी और दूसरे गर्मपंथी में। और इसी में से नरमपंथी में लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष को हम गर्मपंथी में शामिल करते हैं। उसी के विपरीत ये लाला लाजपत राय, दादा भाई नौरोजी, शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, आनंद मोहन बोस आदि को हम नरमपंथी में शामिल करते हैं। इसके आगे महत्वपूर्ण अधिवेशन है इलाहाबाद का 1910 ईस्वी में। इसके अध्यक्ष सर विलियम वेडरबर्न थे। मोहम्मद अली जिन्ना ने 1909 ईस्वी में अधिनियम द्वारा शुरू की गई पृथक निर्वाचन प्रणाली की इसमें निंदा की है। वही 1909 का मार्ले मिंटो अधिनियम जो हम देख रहे हैं उसका चर्चा यहाँ पर किया जा रहा है, उसका इसमें निंदा किया गया है मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। इसके आगे 1911 का कलकत्ता अधिवेशन इम्पोर्टेंट है। इसके अध्यक्ष बी.एन. धर थे। कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार जनगण मन गाया गया था। जनगण मन के भी
लेखक रविंद्रनाथ टैगोर ही हैं, जिन्होंने आमार सोनार बांग्ला, उसका भी लेखक यही है, जो कि बांग्लादेश बनने के बाद वहाँ के का ये राष्ट्रगान बन गया है, आमार सोनार बांग्ला। जन गण मन अपना भारत का राष्ट्रगान है। नेक्स्ट है 1915 ईस्वी बॉम्बे का अधिवेशन। इसके अध्यक्ष सर SP सिन्हा थे। चरमपंथी समूह के प्रतिनिधियों को स्वीकार करने के लिए कांग्रेस के संविधान में बदलाव किया गया। आगे फिर है 1916 का लखनऊ अधिवेशन। इसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। कांग्रेस के दो गुटों नरमपंथी एवं अतिवादी यानी गर्मपंथियों के बीच एकता हुआ। इसमें मुस्लिम लीग भी इस अधिवेशन में शामिल हुए थे। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच राजनीतिक सहमति बनाने के लिए लखनऊ पैक्ट पर हस्ताक्षर हुए थे। नेक्स्ट है 1917 का कलकत्ता अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट के द्वारा किया गया। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक, ये दोनों मिलकर के 1916 में ही होम रूल लीग का स्थापना किया था। इसमें एनी बेसेंट की सहभागिता को देखते हुए और इसका नेतृत्व को देखते हुए इसे 1917 में कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था कलकत्ता अधिवेशन में। आगे है इम्पोर्टेंट वर्ष 1918 का विशेष सत्र, जो कि बॉम्बे में हुआ आयोजित किया गया था। इसके अध्यक्ष सैयद हसन इमाम थे। इस सत्र को विवादास्पद मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार योजना के संबंध में बुलाया गया था। आगे है वर्ष 1920 विशेष सत्र, ये कलकत्ता में आयोजित किया गया था। इसके अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे और महात्मा गांधी ने असहयोग संकल्प को आगे बढ़ाया था। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 ईस्वी को शुरू हुआ था और इसी में 1 अगस्त 1920 ईस्वी को ही बाल गंगाधर तिलक की भी मृत्यु हो जाती है, जिसमें कि तिलक फंड का भी एक स्थापना किया जाता है। आगे है 1920 का नागपुर अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता सी राघवाचारी के द्वारा किया गया था और इसमें भाषाई आधार पर कांग्रेस की कार्य समिति का पुनर्गठन किया गया। नेक्स्ट अधिवेशन इम्पोर्टेंट है 1922 का गया का अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता CR दास यानी चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था। चित्तरंजन दास और अन्य नेता इंडियन नेशनल कांग्रेस से अलग हो गए। इसके बाद इससे अलग होने के बाद क्या किए, स्वराज पार्टी का गठन किया। इसके आगे इम्पोर्टेंट है 1924 का अधिवेशन। ये मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा किया गया था। महात्मा गांधी के अध्यक्षता में आयोजित केवल एक ही सत्र की अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था, वो था बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे आप हमेशा याद रखेंगे। नेक्स्ट है 1925 ईस्वी का कानपुर अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू के द्वारा किया गया था। यह पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। इसे पहले जो एनी बेसेंट 1917 की अध्यक्षता करी थी, तो वो विदेशी महिला है, और भारतीय महिला का अगर बात करें तो ये 1925 ईस्वी का कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता इसके द्वारा किया गया था। आगे है वर्ष 1927 मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर M.A. अंसारी के द्वारा किया गया। चीन, ईरान और मेसोपोटामिया से भारतीयों को इस्तेमाल किए जाने के खिलाफ प्रस्ताव पारित। साइमन कमीशन के बहिष्कार के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया गया। पूर्ण स्वराज पर संकल्प को अपनाया गया। नेक्स्ट है कलकत्ता अधिवेशन 1928 का। इसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। इसमें अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का गठन किया गया। और फिर आगे है वर्ष 1929 लाहौर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया। इसमें पूर्ण स्वराज पर प्रस्ताव पारित किया गया। पूर्ण स्वतंत्रता के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया। 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की। सर्वप्रथम 26 जनवरी 1930 ईस्वी को ही तिरंगा झंडे को फहराया गया था, जिस कारण कि हम अभी वर्तमान समय में भी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, तो इसी दिन को यादगार बनाने के लिए। तो इन चीज़ों को भी हम याद रखेंगे। नेक्स्ट है
वर्ष 1931 ईस्वी का कराची अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। इसमें मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प किया गया और गांधी इरविन समझौते का समर्थन। महात्मा गांधी लंदन में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने के लिए नामांकित किए गए। यहाँ पर याद रखना है कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हो रहा था लंदन में, उसमें केवल और केवल दूसरा अधिवेशन में ही, उसके राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के दूसरे अधिवेशन में ही केवल कांग्रेस के द्वारा गांधी जी भाग लिए थे। इसके अलावा ना ही पहला में और ना ही तीसरा में भाग लिए थे। यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि कौन भारतीय थे जो कि तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिए थे, तो वो थे B.R. अम्बेडकर। B.R. अम्बेडकर। तो ये भी हमें याद रखना है यहाँ से। नेक्स्ट है 1934 ईस्वी का बॉम्बे अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया। कांग्रेस के संविधान में संशोधन किया गया। इसके आगे है 1936 ईस्वी का लखनऊ अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया। जवाहरलाल नेहरू द्वारा समाजवादी विचारों को प्रोत्साहन दिया जाना। वर्ष 1937। नेक्स्ट है फैजपुर अधिवेशन 1937 का, इसकी अध्यक्षता भी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही किया गया। किसी गांव में होने वाला पहला अधिवेशन है फैजपुर अधिवेशन। तो यही से क्वेश्चन आता है कि किसी भी गांव में होने वाला पहला कांग्रेस अधिवेशन कौन सा है, तो वह है फैजपुर अधिवेशन, जो कि 1937 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया था। आगे है वर्ष 1938 का हरिपुरा अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था और जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना किया गया इसमें। आगे है वर्ष 1939 ईस्वी त्रिपुरी अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया। इसमें क्या है कि सुभाष चंद्र बोस को फिर से चुन लिया गया था इसमें, लेकिन उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। रीज़न ये है कि इसमें महात्मा गांधी के पसंदीदा कैंडिडेट पट्टाभी सीतारामैया को हरा करके यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस जीते थे और फिर इसके अध्यक्ष वो बने। लेकिन इस हार को महात्मा गांधी अपना पर्सनल हार बताए थे। ये 1939 त्रिपुरी अधिवेशन का कहानी है ये। तो महात्मा गांधी अपना पर्सनल हार बताए थे इस हार को, जिस कारण कि महात्मा गांधी को सुभाष चंद्र बोस नाराज नहीं करना चाहते थे। अंततः उन्होंने इस अधिवेशन से त्यागपत्र दे दिए सुभाष चंद्र बोस। और फिर हुआ यूं कि उसके बाद फिर प्रस्ताव रखा गया पट्टाभी सीतारामैया के पास कि आप बनिए कांग्रेस अधिवेशन, तो उन्होंने भी अधिवेशन करने से मना कर दिया, क्योंकि वो इस चीज़ को मान लिए थे कि जब हम ये चुनाव हार चुके हैं तो हम कैसे करें। जिस कारण कि इस टकराव को दूर करने के लिए इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मिला करने के लिए उसके बाद फिर यह मामला शांत हुआ। और उसके बाद से सुभाष चंद्र बोस क्या किए कि कांग्रेस से त्याग दे दिए और उसके बाद क्या किए, सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। नेक्स्ट है 1940 ईस्वी का अधिवेशन, रामगढ़ में किया गया और इसके जो अध्यक्ष थे वो अबुल कलाम आज़ाद थे। और आगे फिर देखते हैं वर्ष 1941 से 45 तक हुआ यूं कि इसके बीच काफ़ी सारी घटनाएं हुई, जिसके कारण कि 1940 से लेकर के 45 तक अध्यक्ष के पद पर अबुल कलाम आज़ाद लगातार रहे हैं। तो यहाँ पर पूछा जाता है इस टाइप से भी क्वेश्चन कि सर्वाधिक लंबे समय तक कांग्रेस की अध्यक्षता कौन किए हैं, तो उसका भी आंसर होता है अबुल कलाम आज़ाद ही। रीज़न ये है कि इसके बीच कोई अधिवेशन हुआ नहीं, और जब हुआ नहीं तो फिर अध्यक्ष भी चेंज होंगे नहीं, इसीलिए इसके बीच देखते हैं कि घटना कौन कौन सा हुआ है। तो इस अवधि में घटना हुआ है जैसे भारत छोड़ो आंदोलन 1942, RIN म्यूनिटी एवं INA द्वारा प्रभावित, क्रिप्स मिशन, वेवेल योजना और कैबिनेट मिशन जैसी संवैधानिक वार्ताओं का चरण रहा है ये काल। और इस चरण के दौरान इन घटनाओं के कारण कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ।
आगे का है वर्ष 1946 मेरठ का अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता JB कृपलानी के द्वारा किया गया है। आज़ादी से पहले का आखिरी सत्र ये रहा है। JB कृपलानी स्वतंत्रता के समय भी अध्यक्ष यही थे। जिस समय स्वतंत्र हो रहा था भारत 1947 में, उस समय भी अध्यक्ष कौन थे? तो JB कृपलानी। और आज़ादी के बाद अंतिम अधिवेशन जो हुआ था उसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया है। ऐसा भी क्वेश्चन आता है। बाकी कांग्रेस से संबंधित कुछ बातें हैं जिसमें कि विशेष टिप्पणी किया गया है कुछ इतिहासकारों के द्वारा, कुछ लेखकों के द्वारा, तो उसे एक बार हम शॉर्ट में देख रहे हैं। जैसे बंकिम चंद्र चटर्जी कांग्रेस के बारे में कहता है, कांग्रेस के जो लोग थे, कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, यह बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट, कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था, यह सर सैयद अहमद खां के द्वारा कहा गया था। अश्विनी कुमार दत्त कहते हैं कांग्रेस सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है। डफरिन कहते हैं वह जनता के उस अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी संख्या सूक्ष्म है। कर्जन कहते हैं कांग्रेस के बारे में, कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियां गिन रही है। भारत में रहते हुए मेरी सबसे बड़ी इच्छा है कि मैं उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद कर सकूं। बाल गंगाधर तिलक कहते हैं कांग्रेस के बारे में, यदि वर्ष में हम एक बार मेढक की तरह टर्राएं तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। बाल गंगाधर तिलक के बारे में देखिए, बाल गंगाधर तिलक हमेशा कांग्रेस से जुड़े रहे, लेकिन कभी भी अध्यक्ष इसे नहीं बनाया गया था। तो कहीं ना कहीं ये सब भी सही है, क्योंकि कांग्रेस का अगर हम शुरुआती तौर देखें 1905 से पहले या 1905 तक, इसमें ज़्यादा जमींदार यानी राजा महाराजा का ही प्रतिनिधित्व हुआ करता था। तो कहीं ना कहीं जैसे डफरीन ही बोल रहे हैं या फिर बाल गंगाधर तिलक जो बता रहे हैं, यदि वर्ष में हम एक बार मेढक की तरह टर्राएं तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, कहीं ना कहीं ये सब चीज़ यहाँ पर सच भी देखा जाता है। तो वायसराय डफरीन कांग्रेस को कहता है क्या कि राष्ट्रद्रोहियों की संस्था है यह, मतलब राष्ट्रद्रोहियों की संस्था कहकर पुकारा है डफरीन कांग्रेस को। तो इस तरह की बातें हुआ करती हैं। तो आगे आप लोग को अगर सेशन थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगता है तो ज़रूर लाइक करें एवं अपने दोस्तों को शेयर करें। और इसका जो भी कंटेंट है, अगर आपको PDF फॉर्म में चाहिए तो इसे हम अपने टेलीग्राम चैनल में डाल देंगे, जो कि वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। थैंक यू।